नाश्ता करने आए थे, बेचारे जूते खा के गए। इतना बुरा हुआ इंडियंस के साथ 1965 में, जो कहते थे लाहौर आके नाश्ता करना है। मैं कहता हूँ दिल से आए, इंडियन अवाम को कहता हूँ, इंडियन आर्मी को नहीं, इंडियन यार। अगर 71 की अगर हम वार जीत जाते, हम कहते हैं हम नहीं जीते हुए, अगर बांग्लादेश हमारे पास होता, तो आपको लगता है वो दो टाइम में खाना भी खा पाते इन हालात में? लेकिन सारा साल उसका दर्द और उसके साथ नजर तो नहीं आ रहा। नजर कैसे आएगा? फाड़ दूं अपने कश्मीर। नजर ऐसे आना चाहिए कि आप डिस्कस करें, आप उसके लिए कैंपेन, पूरे साल कैंपेन निकालें, बताएं लोगों को कि भाई इमरान खान क्या कहा था वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान ने। अब आपने कोई ऐनक तासुब की लगा लिया, आपको नहीं नजर आ रहा तो मैं करूं। इमरान खान ने सीना फाड़ के कहा कि वी फाइट फॉर फ्रीडम। हमारे पास एक ही बात है यहाँ के, वी फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ कश्मीर इज, बट वी डोंट फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ पाकिस्तान इज। दैट हमें बोलने की इजाजत है ही नहीं अपने मुल्क में। एक वक्त था जब मैं छोटा था, तब ये सुना करता था कि कश्मीर के अंदर, जब इंडिया के पास जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, वहाँ पे कोई भी अगर मुसलमान कोई भी बंदा अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है ना, उसके घर में जाके उनकी औरतों को भी उठा के लेके जाते हैं, मर्दों को भी उठा के लेके जाते हैं। आपको बात करने की आजादी है, अब भी कुछ बोलो, अब भी कुछ अगेंस्ट बोलो ना, तो एस्टैब्लिशमेंट को बता लिया जाएगा। अब पाकिस्तान में ये हालात है, अब अपनी आवाज उठा के दिखाएं। इंडिया में लड़कियों की इज्जतें पामाल हो रही है, इंडिया में लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं, पाकिस्तान में हालात आपके सामने है। तो अभी भी हम झूठे ढोल बजाते हैं, लड़ाई करनी है, हम बड़े हैं या वो बड़े हैं, ये फजूल एक बात है कि हमने एक फजूल एजेंडा उठाना है। मेरा ख्याल है कि वी शुड वर्क फॉर आवर प्रोस्पेरिटी, हमारी सक्सेस के लिए हमें काम करना चाहिए, हमें आगे जाने के लिए काम करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडी रिएक्शन टीवी में। दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसका रीज़न आपको देता हूँ। पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहाँ पर झूठी हिस्ट्री उनके बच्चों को पढ़ाई जाती है। पिछले 75-76 सालों से लगातार झूठ पे झूठ, उन्हें सिर्फ झूठ ही पढ़ाया जाता है, हकीकत के बारे में उन्हें बताया नहीं जाता। इसलिए तो इन पाकिस्तानियों के माइंड रेडिकलाइज हो चुके हैं। आप वीडियो के एक एक पॉइंट को गौर से देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो लिया गया है टीम स्वैग से। वीडियो का टाइटल है हु वॉज वन इंडिया पाकिस्तान वॉर। वीडियो को शुरू करते हैं। सर, मेरा आज का सवाल ये है कि हमने टोटल 5 जंगें लड़ी हैं जी, हिंदुस्तान के साथ, इंडिया के साथ, और हम ये बड़े फख्र से कहते हैं कि हमने सारी जंगें जीती हैं। आपको लगता है बीइंग अ कॉमन मैन कि हमने सारी जंगें जीती हैं, जो हमें सिखाया गया है, बताया गया है, उससे यही लगता है आपको? पहले मुझे बता देते 5 हैं, कौन कौन सी मैं भी गिन लूं। एक 1947 की, 1948 की, 1965 की, 1999 की। 1999 वाली कारगिल वाली थी, बिल्कुल ठीक है। फिर पहली जो थी लाहौर, 1947 में। 1947 इनके ये जो यूट्यूबर हैं, इन्हें इतनी ही नॉलेज नहीं है कि कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं। 5 जंगें, वो अपनी नॉलेज को थोड़ा दुरुस्त करो। इसलिए मैंने कहा ना, इनको फेक एजुकेशन दी गई है। इनकी हिस्ट्री है क्या? 75-76 सालों की तो इनकी हिस्ट्री है। इन्हें यह नहीं पता कि 4 जंगें हुई हैं, जिसमें कि चारों के चारों ये हारे हैं। मुंह की खाई है, इन्होंने बुरी तरह से पिटके गए हैं। और इन्होंने अपनी हिस्ट्री ऐसे लिखी है कि झूठी, बिल्कुल फेक। बच्चों को ये पढ़ाया कि हमने ये कर दिया, ये तीर मार दिया, ये तुक्का मार दिया, ये कर दिया था काफिरों के साथ। और ये एक नंबर के झूठे और झूठी कौम वालों ने फेक हिस्ट्री बना के अपने बच्चों को पढ़ाई। इसलिए तो पाकिस्तान का आज बेड़ा गर्क हो रखा है। चलिए वीडियो देखते हैं। उनकी जंग भी कंसीडर की जाती है क्योंकि वो हमारे इंडिपेंडेंस के लिए वो तो बेइज्जती थी जो इन लोगों ने की। उन लोगों ने ऐसे कैसे आजादी के लिए। देखिए, आप निहत्ते मुसलमानों को जिस तरह से, मैं बात नहीं मजहब पे करता, लेकिन जिस तरह से गदर में हुआ, वो कोई जंग नहीं थी। जंग होती है दोनों तरफ, जब जो है ना फोर्सेस बराबर हों या दोनों तरफ फोर्सेस आमादा हों लड़ने के लिए। निहत्ते मुसलमानों को गाड़ियों में डाल के शहीद करके उनको भेजा गया। और इधर से भी, मैं ये नहीं कहता कि नहीं, बदले में भी बहुत सारे हिंदू और सिखों के साथ भी हुआ, लेकिन मैं उसे जंग नहीं, मैं उसको सानेहा कंसीडर करता हूँ, जिसमें लाखों बेगुनाह इंसानों की जान गई। मैं समझता हूँ कि इंसान चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, इंसान होता है, तो वो हम जंग कंसीडर नहीं करते। वो तारीख की एक बहुत बड़ी ज़्यादती है जो इंसानियत के साथ हुई है पार्टीशन के टाइम। ओके, जो 1948 में हुई है, जम्मू एंड कश्मीर हमसे, मतलब कि हमारा जो कश्मीर का हिस्सा था वो अलग हो गया, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कि ये भी जंग, लोग कहते हैं हम जीते हैं, जीते किस सेंस में जब हिस्सा ही अलग हो गया? जंग हुई नहीं है, ये तो एक अजारादारी है, कब्जा माफिया, जिसने आज तक निहत्ते कश्मीरियों को
देखिए वो एक ज़मीन का टुकड़ा जो है वो इंडिया अपने कब्जे में तो रखे हुए है, लेकिन क्या उनके दिल जो है इंडिया के साथ धड़कते हैं? क्या वो ये कहते हैं कि हम इंडियन होना चाहते हैं? अब तो ये मुकाम भी है कि वो पाकिस्तानी भी नहीं होना चाहते, वो कहते हैं हम खुद मुख्तार, वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट। तो ये मुकाम उन पर आ गया। लेकिन उनका पिछले 75 साल से, पिछले 74 साल से यही नारा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो अगर वो कहते हैं कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान, फिर तो हिंदुस्तान जीत गया। अगर कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो फिर इसका मतलब कि इंडिया नाजायज़ जो है वो कब्जा करके बैठा है, इन नाजायज़ इंसानी हकूक़ सुल्ब कर रहा है, नाजायज़ एक रियासत बना कर बैठा हुआ है जिसका कोई भी तसव्वुर इंसानी हकूक़ के बराबर नहीं मिलता। और जो 1965 की जंग है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि वो भी नाश्ता करने आए थे बेचारे, जूते खा के गए। इतना बुरा हुआ इंडियंस के साथ 1965 में, जो कहते थे लाहौर आके नाश्ता। मैंने कहा ना दोस्तों, ये अनपढ़ पाकिस्तानी जिनकी हिस्ट्री ही फेक हो, मतलब जिनकी बुनियाद ही, जिनकी नींव, देश की नींव, जो ये कहते हैं कलमे के नाम से बना है ये देश, कलमे के नाम से नहीं, इनका देश झूठ के नाम से बना है, धोखे के नाम से बना है, गद्दारी के नाम से बना है। इन्होंने अपनी हिस्ट्री फेक रिटर्न की है। सिर्फ इनके जितने भी लेखक हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री फेक लिखी, इनको हकीकत नहीं बताया। हकीकत बताया होता तो पाकिस्तानी वैसे ही जल भुन गए होते। हकीकत क्या है, मैं थोड़ा सा इस पे रोशनी डालता हूं। हकीकत है कि ये जो 1948 की बात करते हैं, पाकिस्तानी जो सैनिक थे और उनके जो आर्मी ऑफिसर्स कबायलियों के कपड़े पहन के, कबायलियों के वेश में कश्मीर में आ गए। इन्होंने हमला कर दिया वहां के निर्दोष लोगों पर, लोगों का कत्लेआम करना शुरू कर दिया, औरतों को, निर्दोष औरतों का बलात्कार किया, नरसंहार किया पूरा इन्होंने। ये इंसान नहीं, इंसान इनसे तो अच्छे जानवर हैं। तो ये अपने आप को कलमे के नाम से बनी कौम कहते हैं ना, इनसे अच्छे तो जानवर हैं जिस हिसाब से इन्होंने नरसंहार किया। अगर इनकी हिस्ट्री इनको ही बताएं कि कितनी औरतों का इन्होंने बलात्कार किया, तब तो ये जो कहते हैं कलमे के नाम से बना है मुल्क, वाहिद मुल्क है, ये सिर्फ दुनिया का एक अलग ऐसा अजूबा मुल्क है जो कलमे के ही नाम से बना है। और सबसे ज़्यादा बुराई, आतंकवाद, अत्याचार, लूटमार सब यही होता है। और ये 1948 की बात है। ये जब कबायली बन के इनके आर्मी ऑफिसर्स और सेना के लोग कश्मीर में आ गए, तो महाराजा हरि सिंह जी ने इंडिया के साथ विलय किया, कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ विलय किया। तब हिंदुस्तान की सेना ने इन पर आक्रमण किया, इनको खदेड़ा, दुम दबा के भागे ये वहां से। ये वीडियो क्लिप देखिए तो समझ आएगा पाकिस्तानियों, तुम्हें और तुम्हारी बुद्धि थोड़ी खुलेगी, तो तुम्हें थोड़ा नॉलेज मिले। वीडियो देखिए। पाकिस्तान को आजादी मिली 14 अगस्त 1947 को और 2 महीने बाद ही उसने कश्मीर पर हमला कर दिया। इसका नाम दिया गया ऑपरेशन गुलमर्ग। 5000 से ज्यादा कबायली अचानक कश्मीर में घुस आए। इनमें पाकिस्तानी सेना के जवान भी थे जो इन्हीं की वेशभूषा में थे। बंदूकें, मशीन गन, मोटार से ये लैस थे। इनका इरादा श्रीनगर पर कब्जा करने का था, क्योंकि एक बार श्रीनगर पर कब्जा हो जाता तो पूरा कश्मीर पाकिस्तान का हो जाता। इंडिया से मैं समझता हूँ कोई खतरा नहीं। हमने 4 जंगें लड़ी, उनसे सब हमने शुरू की है, उन्होंने कोई जंग नहीं किया। अच्छा, हमने शुरू की? हमने किया। पहली जंग तो 1947 में जब पाकिस्तान बना, खान अब्दुल करीम खान था चीफ मिनिस्टर फ्रंटियर का, उसके कहने पर, उसके मशवरे पर, उसकी इमा पर, उसकी वजह से ज्यादातर ये लश्कर भेजने शुरू कर दिए कश्मीर में। इन्होंने वहाँ लश्कर भेजने शुरू कर दिए, फौज भेजने शुरू कर दी, फौजी जो छुट्टी पर थे भेजने शुरू किया और ये हमला शुरू कर दिया। और जब श्रीनगर पहुंचे तो जो कबायली गए थे जिन्हें ट्रकों में, वो तो लूटमार का सामान ट्रकों में लेकर वापस आने शुरू हो गए और फौज थोड़ी सी वहां रह गई और इंडिया ने अपनी फौज भेजी, उसने एक्सीड कर दिया हिंदुस्तान को। चारों जो जंग हुई उसमें पहल हमने की, पहल हिंदुस्तान की तरफ से नहीं हुई। अच्छा, क्या हुआ? क्या पहली बात तो ये कि पहली जंग आपकी 47-48 में हुई। आपने ये फैसला किया कि कश्मीर के ऊपर हो सकता है कि हिंदुस्तान गड़बड़ कर दे। आना तो आपको था, मगर हो सकता है हिंदुस्तान गड़बड़ कर दे। तो आपने सिकंदर मिर्जा साहब से, जो बाद में जाके सदर भी बने पाकिस्तान के, और वो थे उस वक्त पेशावर में कमिश्नर,
और उनसे ये कहा गया कि आप कबायली लश्कर इकट्ठा करें, हम ये नहीं चाहते कि हमारी फौज जो है वो बॉर्डर क्रॉस करे, इंटरवेंशन करे कश्मीर में, क्योंकि ये एक आईनी तौर पे ये फैसला हुआ था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं वो पाकिस्तान को आएंगे। कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, हालांकि राजा वहां का हिंदू था। तो मगर यहां ये ख्याल था कि शायद यहां गड़बड़ ना हो जाए, तो इसलिए इन्होंने ये फैसला किया कि फौज नहीं जाएगी मगर लश्कर भेजेंगे, कबायली लश्कर, और प्रिटेंड ये करेंगे कि ये एक स्पॉन्टेनियस किस्म की अपराइजिंग है, इसके पीछे हमारा हाथ नहीं है। तो आपने एक ऑर्गेनाइज प्लान के तहत आपने एक कबायली लश्कर भेज दिए। 21 अक्टूबर 1947 को कबायलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया और इन कबायलियों का जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था खुर्शीद अनवर, जो कि एक पाकिस्तानी सेना का अफसर था। महाराजा हरि सिंह ने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह थे, उनको सुरक्षा की जिम्मेदारी दी, उनको कबायलियों को भगाने की जिम्मेदारी दी। राजेंद्र सिंह बादामी बाग छावनी में करीब 300 सैनिक थे उस समय, और राजेंद्र सिंह ने, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने वहां से 150 सैनिकों की एक टुकड़ी ली और कबायलियों से लड़ने के लिए निकल पड़े। माहूरा में उनकी जो लड़ाई हुई है अपने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की और लश्कर की, माहूरा और बुनिहार के दरमियान, ये बारामूला में इलाके पड़ते हैं। 23 को ये लड़ाई होती रही और 23 शाम को उनको हलाक कर दिया गया, और 24 को जो था खुर्शीद अनवर का लश्कर जो था, जितने भी हमारे स्टेट फोर्स के 150 आदमी वो भी हलाक हो गए, और ब्रिगेडियर जो थे अपने राजेंद्र सिंह वो भी वहाँ पे हलाक हो गए। और 24 सुबह को जो थे ये खुर्शीद अनवर जो थे वो वहाँ पे पहुँच गए, क्या नाम लेते हैं, बारामूला में, उन्होंने कब्जा कर लिया, क्योंकि वहाँ पे मुकाबले के लिए था ही कोई नहीं, जो मुकाबले में थे वो सारे मारे जा चुके थे। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह आखिरी दम तक कबायलियों से लड़ते रहे। उनकी इसी वीरता की वजह से उन्हें मरणोपरांत आजाद भारत का पहला महावीर चक्र देकर सम्मानित किया गया। खुर्शीद अनवर बारामूला तक पहुंच गया था। श्रीनगर ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन इस बीच एक ऐसा काम हुआ जिसने खुर्शीद अनवर को गुस्सा दिला दिया। दरअसल खुर्शीद अनवर जब कबायलियों का लश्कर लेकर चला तो उससे ये वादा किया गया था कि भाई अगर तुमने श्रीनगर पहुंच गए और वहां पर फतह कर लिया या उसके इलाकों को कब्जा कर लिया तो तुम्हें वहां का प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, इसके बारे में आपको बताता हूं। दरअसल पुंछ में सरदार इब्राहिम खान था, उसने पुंछ पर कब्जा कर लिया। वो वहां के लोगों को साथ मिला लिया, उसने बगावत कर दी और कब्जा कर लिया और खुद को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। इसके बाद जब ये बात खुर्शीद अनवर को पता चली तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। तो खुर्शीद अनवर को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उनको खुर्शीद अनवर जो थे वो NWFP से लश्कर लेकर चले थे कश्मीर, श्रीनगर को फतह करने के लिए, और उन्हें ये कहा गया था कि जब आप कश्मीर पहुंचोगे तो हम आपको वहाँ का जो था वहाँ का प्रेसिडेंट बना देंगे। लेकिन प्रेसिडेंट तो इब्राहिम खान बन गया, इसलिए उनकी और खुर्शीद अनवर की आपस में टसल शुरू हो गई। और खुर्शीद अनवर ने अपने फौज को कहा कि हम इससे आगे अभी नहीं जाएंगे, आप इस वक्त आप फ्री हो, आप बारामूला में आप खाओ पियो लूटो, और घरों को जो भी लूट सकते हो, जितना लूट सकते हो लूटो, जितना कत्लो गारत कर सकते हो कत्लो गारत करो, और जब तक कि हमें ये आर्डर नहीं मिलता कि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं और मैं आगे जाऊं। खुर्शीद अनवर ने अब पाकिस्तानी सरकार को एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में उसने मांग की कि उसे प्रेसिडेंट बना दिया जाए, क्योंकि श्रीनगर उसकी जेब में है। अब यहां पर पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार दोनों फंस गई, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया और अगर वो ऐसा करते, यानी कि खुर्शीद अनवर को प्रेसिडेंट बनाने की घोषणा कर देते, तो सारा प्लान मटियामेट हो जाता। कश्मीर को लेकर हुई इस पहली जंग की प्लानिंग की थी मेजर जनरल अकबर खान ने। रिटायर होने के बाद इन्होंने इस पर एक किताब लिखी जिसका नाम है रेडर्स इन कश्मीर, स्टोरी ऑफ द कश्मीर वॉर 1947 टू 1948। इसमें उन्होंने इस घटना का जिक्र किया है। उनके मुताबिक वो खुर्शीद अनवर को आगे बढ़ने के लिए मनाते रहे, उसे कहा कि श्रीनगर पहुंचो तो फैसला करते हैं, लेकिन खुर्शीद अनवर आगे नहीं बढ़ा। वो अड़ा रहा कि जब तक उसे प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाता वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगा। सिख का सर, हिंदू का जर और मुसलमान का घर, जो मुसलमान के घरों में, उनको ये था कि मुसलमान के घरों में रहो, वहाँ पे जो चाहते हो वो करो। हिंदू का जार, हिंदू जहाँ भी देखो उनका जार, उनके पैसे लूट लो, और सिख जहाँ भी आपको मिलो इसको खत्म कर दो।
तो इस तरह इस नारे के तहत उन्होंने 3 दिन बारामूला में तहस नहस कर दिया। वहाँ की जो हिंदू और सिख पॉपुलेशन थी उसको उखेड़ के फेंक दिया, और वहाँ की हिंदू और सिख को छोड़िए, उसके अलावा जो मुसलमान जो थे वहाँ के, उनको भी उन्होंने लूटा, उनको भी उन्होंने मारा, उनके पास भी जो पैसे थे, जो चीज़ें थी, वो सब उन्होंने छीन ली और उनके घरों में वो घुस गए और नाजायज़ काम करते रहे उनके साथ, जिसकी जो है वो बहुत मेजर अकबर खान ने भी अपनी किताब में एतराफ़ किया है। इस किताब में मेजर जनरल अकबर खान ने बताया है कि किस तरह कश्मीर को लेकर लाहौर और पिंडी में षड्यंत्र रचा गया। अकबर खान लिखते हैं कि मुस्लिम लीग के तत्कालीन नेता मियां इफ्तिकारुद्दीन ने सितंबर के महीने में उनसे कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर कब्जा करना चाहता है, इसके लिए एक विस्तृत योजना बनाई जाए। मेजर जनरल अकबर खान आगे लिखते हैं कि ऐसा आदेश मिलने के बाद उन्होंने आर्म्ड रिवोल्ट इन कश्मीर नाम से एक योजना तैयार की, लेकिन इसमें एक समस्या थी। वो समस्या ये थी कि पाकिस्तान की तरफ से अगर सीधी कार्रवाई की जाएगी तो दुनिया भर में इसका संदेश ठीक नहीं जाएगा, इसलिए कश्मीरियों में अलगाव की भावना पैदा की जाए और उन्हें मदद देकर मजबूत किया जाए, और इसका भी ध्यान रखा जाए कि इन सबके बीच भारत की तरफ से जम्मू कश्मीर को कोई सैन्य मदद ना मिलने पाए। अहमकाना सोच थी ये। तीनों जो हमने हर जगह हमने शुरू की, हिंदुस्तान ने पहल नहीं की थी, हकीकत ये है ना। जब 47 में पाकिस्तान बना तो उस वक्त भी हमने कश्मीर में लोग भेजे थे और जो वॉलंटियर थे, और हमारी सोच थी कि हम फतह कर लें कश्मीर को। वहाँ जब गए तो कबायलियों ने लूटमार शुरू कर दी। जब वैली में पहुंचे ट्रकें भर के वापस आ गए, हम श्रीनगर कैप्चर नहीं कर सके। महाराजा ने जिस वक्त तक उसने इंडिया को एक्सीड नहीं किया था, उसके बाद उसने जम्मू में जाके काफ़ी अरसे के बाद एक्सीड कर दिया हिंदुस्तान। वो भी हमने अहमकाना तरीके से उसको शुरू किया। इसको अनऑफिशियली ये सारी चीज जो है वो अरेंज की। उसके बाद ये कबायली जो है वो ट्रकों में लाद के जो है वो एबटाबाद, और एबटाबाद से मुजफ्फराबाद, और वहां से जो है वो रेड कराई। अब जब कश्मीर में रेड हुई तो आप कहते हैं जी शामिल हुई, तो उसकी वजह तो ये कबायली थे ना कि उन्होंने इन वाकयात को ट्रिगर किया कि जब उन्होंने रेड की, श्रीनगर की तरफ बढ़ना शुरू किया, लूटमार शुरू कर दी, खून खराबा शुरू हो गया, तो उसके बाद जाहिर है महाराजा को खत लिखना पड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि जी आप फौज भेजें, क्योंकि हम पे हमला हो गया है तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए। तो जिसके जवाब में इंडिया ने कहा कि ठीक है आप जो है वो हलाक करें, वरना लीगली हम नहीं भेज सकते फौज, हम तो आप दो अलग रियासत हैं अपने आप को कहते हैं, तो हम फौज कैसे भेजें? आप तो रिक्वेस्ट करेंगे ठीक है हम एक्सेशन। तो फिर जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा ने साइन किया। तो 27 अक्टूबर को फौज जो है वो श्रीनगर एयरपोर्ट पे उतरी, जिसने जाके फिर इन कबायलियों को जो है वो पीछे धकेला, जिसके नतीजे में जाके कश्मीर तकसीम हो गया। कश्मीर जो है वो पूरी तरह से भारत का आधिकारिक हिस्सा बन चुका था, लेकिन अब पाकिस्तान को यह मंजूर कैसे होता? पाकिस्तान ने इस विलय को मान्यता देने से इनकार कर दिया। इसके बाद गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल डगलस ग्रेसी, जो कि अंग्रेज थे, उन्हें कश्मीर पर हमला करने के लिए बोला, लेकिन जनरल ग्रेसी ने ऐसा करने से मना कर दिया। दरअसल उस समय तक भारतीय और पाकिस्तानी फौज दोनों ही ज्वाइंट कमांड में थी। फील्ड मार्शल ऑचिनलेक को जब इसकी जानकारी पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल डगलस ग्रेसी ने दी, तो फील्ड मार्शल ऑचिनलेक ने कहा कि दोनों ही तरफ ब्रिटिश अधिकारी और जवान हैं और वो ब्रिटेन की महारानी के कमांड में आते हैं, इसलिए आपस में नहीं लड़ सकते। इसी वजह से पाकिस्तान ने कबायलियों को भेजा, उन्हें हथियार दिए और उनके साथ अपने उन जवानों और अधिकारियों को लगाया जो छुट्टी पर थे। वो सारे के सारे ऑफिशियल लोग थे जो पाकिस्तान के सरकारी ओहदों पर फाइज थे। उसके लिए जो माल पैसे जो है वो आए, वो पाकिस्तान की ट्रेजरी से आए। बाकायदा जो है वो वजीर खजाना जो है उसने वो पैसे सैंक्शन किए और उसको उसने खुर्शीद अनवर के हवाले किए। ये सारी चीजें आप सरदार शौकत याद की किताब में वाज़े तौर पे लिखी हुई हैं। करीब 10,000 कबायलियों को, जिसमें पाकिस्तानी सेना के जवान भी थे, उन्हें 3 भागों में बांटा गया। पहले कॉलम में 5,000 कबायली रखे गए, उन्हें श्रीनगर की तरफ उरी, बारामूला और पाटन होते हुए बढ़ने को कहा गया। दूसरे कॉलम में 3,000 कबायलियों को रखा गया, उन्हें सोपोर की तरफ से बढ़ने का आदेश दिया गया। तीसरे कॉलम में 2,000 कबायली रखे गए और उन्हें गुलमर्ग और बडगाम होते हुए श्रीनगर एयरफील्ड की तरफ कूच करने का आदेश दिया गया। इन सभी को मशीन गन्स और मोटार का सपोर्ट दिया गया। जम्मू कश्मीर की स्टेट फोर्स का कत्लेआम करते
इलाकों को लूटते हुए कबायली आगे बढ़ते रहे। 10 दिनों के भीतर ये श्रीनगर के बेहद करीब पहुंच चुके थे। अच्छा, पाकिस्तान ने यहां पर एक तीर से 2 शिकार करने की योजना बनाई। जो पहला उनका टारगेट था वो ये था कि अगर कबायलियों ने श्रीनगर पर कब्जा कर लिया तो भाई क्या होगा, महाराजा हरि सिंह के पास श्रीनगर को छोड़कर भागने का और कोई चारा नहीं रहेगा। और दूसरा जो टारगेट ये था कि अगर मान लीजिए अगर भारतीय सेना वहां पहुंच जाती है तो कबायलियों से उनका कड़ा मुकाबला होगा, और कबायली चूंकि पूरी तरह श्रीनगर पर कब्जा कर चुके होंगे तो वहां से कबायलियों को हटाना मुमकिन नहीं हो पाएगा। लेकिन यह पाकिस्तान की बहुत बड़ी भूल थी, उनकी बहुत बड़ी कमजोर प्लानिंग थी। जब आपने कबायली लश्कर भेजे तो कोशिश ये थी कि वहां एक अनार्की क्रिएट की जाए, डिस्टेबलाइजेशन की क्रिएट की जाए, और जो राजा है वो वहां से भाग जाए, उसे खतरा महसूस हो वो वहां से भाग जाए, ना हिंदुस्तान की मदाखलत हो ना आपकी हो, वहां एक सीजर ऑफ स्टेट पार हो जाए और उसके बाद उसकी एक्सेशन ऑटोमेटिकली आपकी तरफ हो जाए। तो ये जो ट्राइबल लश्कर आपने वहां भेजे, इससे फिर ये हुआ कि हिंदुस्तान ने जो राजा था वहां का उसको उसकी मदद के लिए अपनी फौज भेजनी पड़ी, क्योंकि ये जारी बात है डिस्टेबलाइज कर रहे थे, इनको मिल रही थी, सक्सेस भी मिल रही थी, और उससे फिर आपने बाद में अपनी भी फिर फौज भेजनी पड़ी। फिर इसीलिए फिर कश्मीर डिवाइड हो गया। जो हिस्सा आपने ले लिया वो आपके वाले बन गया, जो आजाद कश्मीर बना, लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई, यूएन ने छलांग मार दी। ये अक्टूबर 47 की बात हो रही है, लड़ाई चल रही थी, एक साल बाद तक जनवरी 49 में सीज वॉर हुआ, एंड पाकिस्तानी आर्मी फॉर्मली ज्वाइंड द वॉर इन मे। बैटल ऑफ टीटवाल जो कश्मीर में हुई, टीटवाल और कुपवारा के पास लड़ाई हुई थी, वो मई जून में हुई थी। वहां पे काफी इंडियन पाकिस्तानी लोग फौजी मरे। हिस्टोरिकली जो कबाली आए थे कश्मीर, वो they were destroying, raping even in Muzaffarabad. Then they came to Baramulla. Baramulla maybe they started raping, plundering and all. At that point, Maharaja had to go to Mountbatten and say that, can Indian army come and help us? And why they cannot come till you don't sign an instrument of accession. So he signed it. और राजा जो था उसने एक्सेशन ट्रीटी जो थी कि जी उसने कहा मैं पाकिस्तान को नहीं, मैं एक्सीड करता हूं हिंदुस्तान को। तो आपने ये जो पहल की उसकी वजह से ये सारा एक नया इशू बन गया। अगर आप पहल ना करते तो पता नहीं हिंदुस्तान बात आपकी मानता या ना मानता, या रुख जो सियासी हालात थे वो क्या रुख अख्तियार करते। मगर क्योंकि आपने पहल कर दी थी, आपका ख्याल से ले लेते हैं या देखा जाएगा बाद, तो इसलिए ये सारा कुछ हुआ। तो पहल आपने की, फिर जंग में सबसे पहले आपने की, कबायली लश्कर आपने भेजे एक साजिश के तहत, और आपका कुछ प्लान्स थे वो पूरे ना हो सके, और फिर हिंदुस्तान ने रिएक्ट किया। जब रिएक्ट किया तो फिर आपने भी अपनी फौज को भेजना पड़ा, उनको भी भेजना पड़ा, और फिर ये डिवाइड हो गया कश्मीर। ये आपने पहल की थी पहली जंग में। तो देख लिया अनपढ़ पाकिस्तानियों, थोड़ा दिमाग की बत्ती जली, समझ आया कि अभी भी नहीं समझ आया तुम लोगों को कि क्या हुआ था तुम लोगों के साथ, कैसे तुम लोगों ने पीठ पीछे हमला किया, छुप छुप के अंधेरे में वार किया, छुप छुप के निर्दोष लोगों को मारा, औरतों का बलात्कार किया, बच्चों को मारा। तो अपने आप को बहादुर कहते हो? तुम जैसों को तो डूब मरना चाहिए। तू है तुम जैसी कौम पे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आगे की वीडियो। कर रहे हैं, मैं कहता हूँ दिल से आए, इंडियन अवाम को कहता हूँ, इंडियन आर्मी को नहीं, इंडियन अवाम को कहता हूँ, आप आए, लाहौर आए। मैं आपको ना सिर्फ लाहौर से खाने खिलाऊंगा बल्कि आपको लाहौर में घुमाऊंगा फिराऊंगा, टूर गाइड भी आपका बनूंगा। आप आए, प्यार से आए, मोहब्बत से आए। लेकिन इस तरह रातों को अचानक आप हमले करेंगे किसी पर, और आपने क्या समझा था कि बेवकूफ़ बैठे हुए हैं, आपको मुंह की खानी पड़ी। आपको यहाँ से लेकर पीछे जो है 40 किलोमीटर अंदर तक मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद, अल्लाह उन पर रहमतें फरमाए, वो गए और इंडिया को तबाह बर्बाद किया। तो 1965 की जंग आप देखें, हम जीते हैं। ये कह रहा है ये जाहिल, उस एजुकेशन सिस्टम से निकला हुआ एक जाहिल जो फेक है, करप्ट है, जिसका कोई आधार नहीं है, उस एजुकेशन से निकला हुआ ये एक जाहिल हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को न्योता दे रहा, पाकिस्तान में आए, टूर गाइड बनेंगे, वहां आके भूखमरी से मरना है। तुम लोगों का क्या भरोसा, वहां बुला के बम ब्लास्ट कर दो। तुम लोगों पे तो खुद के लोग नहीं विश्वास करते, हिंदुस्तानी तो दूर की बात है। और हिंदुस्तानी आर्मी को जूते मारने की बात कर रहे हो। तुम लोगों की औकात नहीं है, घुटनों पे आ जाते हो तुम लोग जब तुम लोगों के ऊपर हिंदुस्तान चढ़ाई करता है। वो अंकल ने कहा था ना अभी, ये ऐसे ही इंडिया से हम आ गए और तुम काले अगे हो गए हो भाई,
ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਦੱਸੋ जवाब दें इंडिया से किस चीज में आ गए? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ अस्करी लिहाज से हम आ गए हैं। अस्करी लिहाज से ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿਹੜੀ ਅਸਕਰੀ ਲਿਆਸ ਚਲੋ ਠਹਿਰ ਜਾ ਅਸਕਰੀ ਤੇ ਆ ਜਾ ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਜੰਗ ਕਿਹੜੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਤੁਸੀਂ बकरी होके नठे हो 65 की जंग आप बकरी आपने पंगा लिया था उनके साथ ठीक है उन्होंने लाहौर का बॉर्डर खोला आपकी फौजें फड़ूम करके वापस आई आ जाएं ठीक है 71 की जंग आपकी क्या है कोई पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख में 90,000 फौजी ने हथियार नहीं फेंका अच्छा कारगिल क्या है कारगिल किसने दिया है उनको मैंने दिया है आप अस्करी लिहाज से आगे अस्करी लिहाज आपका पेशाब निकल जाता है वो दो डिवीजन मूव कर देना आपकी टांगे शाम तक नहीं कांपनी रुकती 2 दिन पहले की वीडियो है मैंने डाली है आप देखिएगा उसका लिंक दे दूंगा इनके ही पाकिस्तानी कहते हैं इंडिया 2 डिवीजन मूव कर देना तो पेशाब निकल जाता है इनका और ये कहते हैं झूठे मारे फेक हिस्ट्री पढ़ने वालों के साथ यही दिक्कत है कि ये लोग हकीकत कभी मानते नहीं इसी का प्रूफ देने के लिए ये देखिए एक और वीडियो तब ये पाकिस्तानी जाहिल पाकिस्तानियों को समझ आएगा कि कैसे इनकी हिस्ट्री फेक है जो पढ़े लिखे हैं जो कुछ 1-आधे% पढ़े लिखे हैं उनको तो सब पता है पर ऐसे जो उस सिस्टम से निकले हुए हैं ना ऐसे जाहिल इन लोगों को नहीं पता चलिए इनको दिखाते हैं आईना